Jai Hind. Yesterday we have finished about the syllabus of biostatistics, that is paper 1 and unit 4. So prepare well unit 4 because it is good scoring part of the paper. फर्स्ट पेपर का ये 4 यूनिट बहुत स्कोरिंग है. अगर आप लोग सब पूरी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन फर्स्ट पेपर. लगभग आप ये समझिए 4 यूनिट हैं और आपका 75 मार्क्स का पेपर है. तो उस तरह से मान के चलें तो आपको अच्छे क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं. तो एक यूनिट का तो क्वेश्चन कंप्लीटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या वो डिवाइडेड इनटू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सो 15 मार्क्स क्वेश्चन यू विल गेट एज ए लॉन्ग आंसर और डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. और फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो कंपलसरी है आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं इस सेक्शन से. तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स को पेपर 1 का यूनिट 4, तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 1. नाउ कम टू दिस टिपिकल पार्ट ऑफ पेपर 2 यूनिट 4. तो आई एम डीलिंग विद दिस स्पेसिफिक पार्ट जो कि एडवांस्ड आपका ब्रांच है. इसमें जो पार्ट्स हैं आपकी यूनिट 4 में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज अ न्यू ब्रांच फॉर यू नाउ. और जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब तक, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बायोटेक ऑप नहीं किया, तो थर्ड ईयर में भी नहीं आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो एक पेपर में ये आपके लिए एडवांस्ड साइंस रखी गई है. सेकेंड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब इस बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक है जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. आई विल डील स्लाइटली डिटेल, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब इन डिटेल ऑल द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस और एप्लीकेशंस. नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि जो भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में फॉलो करते हैं उसका आधार है प्लांट टिश्यू कल्चर. तो ब्रीफ आइडिया ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आपके कोर्स में है, एमएससी में आप लोग और डिटेल में पढ़ते हैं इसको. मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर. अब जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पार्ट प्ले कर रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, यानी हम इंजीनियरिंग करते हैं और जीन को कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसका मेथड है आपके कोर्स में. देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जब अब हम बायोटिक क्रॉप्स बनाएं या बायोटिक प्लांट्स बनाएं तो उनको हम, या जिनमें हमने जीन ट्रांसफर किया, उनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं. देन बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस हैं, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें मेन आपके कोर्स में वो है जो कि बहुत अलार्मिंग और बहुत ज़रूरी है. नेचर में जो हम लोग चेंजेस कर रहे हैं इसके जीन ट्रांसफर के थ्रू, तो हम कहाँ कहाँ इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं. तो 3 पार्ट्स आपके कोर्स में इसमें दिए गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर. दूसरा पार्ट है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको स्पेसिफिकली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं. यहाँ हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल बट डेयरी प्रोडक्ट्स. और तीसरा है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम हाउ वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट और क्लीन आवर एनवायरमेंट. तो ये लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं. अगर डिटेल में आता है तो ये हो सकता है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, डेयरी और एनवायरमेंट. तो ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है, और अदरवाइज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ओके, सो कम टू बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. तो हम लोग इसको एक ब्रॉड टॉपिक में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को एक कंबाइंड लेते हुए, और इसके एप्लीकेशंस को इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगी. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? द टर्म biotechnology was coined by Hungarian engineer Karl Erki in 1917. Describe a process of large scale production of pigs. है ना? तो वैसे तो बेसिकली ही वॉज एन इंजीनियर हंगरी में, बट इन्होंने कहा कि कोई ऐसी टेक्निक है, यानी बायोलॉजी में हम अगर कोई इंजीनियरिंग कर सकें या टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स कर सकें, तो सबसे पहले इन्होंने इस टर्म को यहाँ पुट ऑन किया 1970 में. देन बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूजिंग the living organisms, especially microbes, to obtain useful products.
यानी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल सकें, और स्पेशली माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स को सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है फॉर प्रोडक्शन, और इनका प्रोडक्शन खुद अपना भी ये बहुत जल्दी प्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया में, आप लोगों ने पढ़ा है, और क्विकली दे इंक्रीज देयर प्रोजेनिस। Now come to a brief history of biotechnology, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। हालांकि हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन सेपरेटली नहीं आता, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुई और क्या बायोटेक्नोलॉजी है जो आज हम लोग यूज करते हैं। तो इफ वी गो बैक टू बिफोर क्राइस्ट, बीसी में जाएं अगर हम, तो 500 बीसी, मतलब हमसे बहुत दूर हो गया, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से भी 500 वर्ष पहले, चाइनीज यूज कर्ड्स एज एन एंटीबायोटिक टू ट्रीट बॉयल्स। तो वो कर्ड को यूज करते थे, और कर्ड को क्या ट्रीट करते थे, जैसे एंटीबायोटिक आज हम लोग यूज करते हैं टू किल द बैक्टीरिया और माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीज टू आवर बॉडी। तो इसका मतलब वो कर्ड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी, बॉयल का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल में फोड़े या फुंसियां हो जाना अंदर की तरफ, यानी कुछ अल्सर्स टाइप हो जाना, तो उनको हम लोग बॉयल्स कहते हैं। तो उनके लिए एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूज किया जाना। देन 250 बीसी द ग्रीक्स प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो ये भी तो एक तरह से टेक्नोलॉजी ही है, और जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। तो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप का मतलब प्लांट्स यूज कर रहे हैं हम लोग। सॉइल फर्टिलिटी, अगर एक ही तरह की क्रॉप को एक ही तरह के फील्ड में, एक ही फील्ड में हमेशा लगाते रहे और उसके बाद बीच में कोई दूसरी क्रॉप ना लगाएं, तो धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी खत्म होती चली जाती है। लेकिन अगर हम उसकी जगह कोई दूसरी क्रॉप लगाएं, फिर तीसरी क्रॉप लगाएं, रोटेट करते रहे, जैसे एक बार आपने चावल लगाया, अब उसमें मक्का लगा दिया, है ना, धान लगाया, फिर मक्का लगा दिया, फिर अगले सीजन में पोटैटो लगा दिया, तो क्या होगा कि हमें क्रॉप में उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स एडअप होते रहेंगे। और अगर हम कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लगा दे तो नाइट्रोजन फिक्स होती रहेगी। तो इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, और इतना पुराना है ये सिस्टम। देन 100 BC चाइनीज यूज पाउडर्ड क्राइसेंथेमम एज एन इंसेक्टिसाइड। तो ये भी देखिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज एज इंसेक्टिसाइड किया गया इतने पुराने समय में। क्राइसेंथेमम क्या होता है, गुलदावदी, जो हम लोग अभी विंटर्स में बहुत सुंदर सुंदर कलर के, आप नर्सरी के पास से निकलिए, या कुछ लोग शौकीन होंगे, आप लोगों ने लगाया होगा अपने गार्डन में। तो क्राइसेंथेमम, गुलदावदी, इसको ड्राई करके पाउडर बना करके एज इंसेक्टिसाइड प्लांट्स के लिए यूज किया जाता था। अब बीच की मैंने सेंचुरीज नहीं ली है, हम ले रहे हैं कुछ प्री 19th, यानी अगर हम लोग एडी में आ जाएं, एनो डोमिनी, तो 19th सेंचुरी से पहले बहुत कम डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। 1590 जैनसन इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। तो जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने लगे। देन इन 1663 हुक डिस्कवर्ड द सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। देन 1675 लिबनहॉक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ यूजिंग द माइक्रोस्कोप। देन 1797 जेनर inoculates a child with a viral vaccine to protect him from smallpox। ये पहली बार वैक्सीन की तरह से इनोकुलेट डाला गया। इनोकुलेट का मतलब वही ऑर्गेनिज्म उस चाइल्ड की बॉडी में डाला गया ताकि स्मॉल पॉक्स से ट्रीटमेंट हो सके। मतलब एन ऑर्गेनिज्म kills the organism, same kills the same की थेरेपी ली गई। यानी अगर हमने उसी वायरस के कुछ पार्ट को, बहुत थोड़े से पार्ट को इंजेक्ट कर दिया, उसमें इंजेक्ट कर दिया जिसमें ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स था, तो बॉडी ने एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी, और वैक्सीन की तरह से उसने, जो आज वैक्सीन है, उस तरह से उसको डिजीज को कंट्रोल किया। जैसे अब हम लोग कोरोना के लिए भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कोविड-19 के लिए रादर टू से। ओके, नाउ प्री 20th सेंचुरी, वो प्री 19th सेंचुरी था। अब हम लोग लेते हैं 19th सेंचुरी वर्चुअली, या 20th सेंचुरी से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। इन 1802 फर्स्ट टाइम द टर्म बायोलॉजी इज यूज्ड। इससे पहले बायोलॉजी यूज नहीं की जाती थी, तो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से आती टर्म। देन 1830 प्रोटीन्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स आर डिस्कवर्ड। यानी अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं। माइक्रोस्कोप बन गया, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द साइटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। नाउ 1833 द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज डिस्कवर्ड। मैं अब नाम नहीं बता रही साइंटिस्ट का, यू नो वेल। 1855 द ई कोलाई बैक्टीरियम इज डिस्कवर्ड।
Then 1855, Pasteur works with yeast. Again, a specific and very important industrial microbes, fungi, yeast, eventually providing they are living organisms. पहले चूंकि इनमें कलर नहीं होता, कौन सा कलर नहीं होता, क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स नहीं होते, तो हम इनको एनिमल्स मानते थे, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना. ये प्रूव करने के लिए पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया. देन 1863 पास्चर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है पास्चराइजेशन टेक्निक, है ना, कि हम लोग अपने मिल्क को प्रिजर्व करते हैं. देन मेंडल डिस्कवर्ड जीन्स व्हाइल वर्किंग विद पीस. He lays the groundwork of genetics. We know that Mendel is father of genetics. Then 1883 rabies vaccine is developed. अब वैक्सीनेशन का युग आ गया कि अब हम माइक्रोब्स के लिए वैक्सीन का फॉर्मेशन डेवलपमेंट करने लगी. देन 1888 वॉल्डेयर डिस्कवर द क्रोमोसोम. अब डिस्कवरी कहाँ चलने लगी, साइटोलॉजी में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, और हम बायोकेमिकल वे में आगे बढ़ने लगे. देन बायोटेक्नोलॉजी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th century. If we go for the first part of 20th century, in 1902 the term immunology first used. अब वैक्सीन बनने लगी तो हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी की, यानी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. तो ये इम्यूनोलॉजी टर्म डिस्कवर हुई. देन 1906 अब जेनेटिक्स टर्म आ गई. जीन्स के लिए यूज तो किया मेंडल ने, उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन 1906 में वर्चुअली द टर्म यूज genetics. Then 1915 bacterial viruses called phages are discovered. यानी वो वायरसेस जो कि फीड अपॉन करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उन फेजेस को डिस्कवर किया गया. देन 1919 द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज फर्स्ट यूज. यानी अब यहाँ पर in the first half of the 20th century, this term came into existence. Then in 1927, Muller discovered that radiations like X-rays causes mutation. They change the genetic constitution, or the genes present on the chromosomes. Then in 1928, Fleming discovered important antibiotic penicillin, which is produced from the Penicillium notatum fungi. Then 1938, the term molecular biology is used. Now this came into existence. अभी तक तो biochemistry, cytology, genetics, और अब लगभग जब हम half 20th century में पहुंच रहे हैं तो molecular biology अब यहाँ से start हुआ revolution in biological sciences. Then 1941, the genetic engineering term came into existence. यहाँ पर आया कि अब हम लोग जीन्स के साथ इंजीनियरिंग कर सकते हैं. We can change the genetic constitution, or we can do some experiments for changing the genes, or we can insert gene, or we can delete or cut the gene. So these experiments or engineering with the genetics. Then 1942, the electron microscope is used and characterizes viruses that infect bacteria. यानी अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज एफिशिएंटली होने लगा, और important virus bacteriophage which infects the bacteria and feed upon the bacteria is discovered with the help of electron microscope. This virus is discovered. Then 1944, DNA is shown to be building blocks of the gene. अब ये बता दिया गया 44 तक, यानी मिड 20th century तक, कि जीन जो है वो क्या है ना, सब पार्ट ऑफ DNA. Now come into the half 20th century. अब यहाँ से ज्यादा बदलाव होने लगा. अब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, क्रोमोसोम्स, डीएनए, इन सबको लेकर के साथ चल रहे. यहाँ तक इतना डिस्कवरी हो चुकी थी कि अब इस ब्रांच को डेवलप करना इजी हो गया. नाउ 50s और 60s में क्या डेवलपमेंट हुआ,
We know about DNA, double helical structure of DNA. In 1953, Watson and Crick understand the structure of DNA and given the double helical model. Then in 1954, cell culture techniques are first used. यानी अब हम लैब में कल्चर कर सकते हैं, है ना, सेल को भी कल्चर किया जा सकता है, सेल के भी सेल, एक सेल जैसे सेल बनाए जा सकते हैं। प्लांट्स में तो ये इजी टेक्निक है ना, प्लांट्स में तो रीजेनरेशन की पावर होती है, अगर आप कट करके ब्रांच लगा दे इट रीजेनरेट्स, एक न्यू ब्रांच डेवलप कर लेती है। लोअर एनिमल्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में लाइक प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, दे हैव द एबिलिटी टू रीजेनरेट। लेकिन अब हायर ऑर्गेनिज्म और हायर प्लांट्स की बात हो रही है कि हम लोग अब सेल को आर्टिफिशियली भी कल्चर कर सकते हैं, तो यहाँ से टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ। Then 1955, an enzyme involved in the production of nucleic acid is isolated, है ना। तो कौन सा एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है? न्यूक्लियस एंजाइम होगा डेफिनेटली। 1956 द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज परफेक्टेड। इससे पहले फर्मेंटेशन तो यूज किया ही जा रहा है, बीसी से यूज किया जा रहा है। ब्रेड मेकिंग प्रोसेस इज टू ओल्ड, दैट इज बिफोर क्राइस्ट प्रोसेस। तो ब्रेड बनाई जाती थी, खमीर जो उठाते हैं हम लोग ब्रेड प्रिपरेशन के लिए, जिसमें ईस्ट यूज किया जाता था, पता नहीं है। अगर आप आटा गूंदिए, गूंद के बाहर रख दीजिए, व्हाट हैपेंस, अगर गर्मी के दिन है तो जल्दी फूल जाता है, आपको फ्रिज में रखना पड़ता है गूंदा हुआ आटा, या ठंडे पानी में रखना पड़ता है। तो इसका मतलब उसमें कोई माइक्रोब्स डेवलप हो रहे हैं जो उसको फर्मेंट करते हैं, तो वो क्या है? ईस्ट है, माइक्रोब्स हैं। तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस अब परफेक्ट कर लीजिए कि हम यहाँ इसको कहाँ इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। देन 1960 mRNA इज डिस्कवर्ड। अब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। देन 1961 द जेनेटिक कोड इज अंडरस्टूड वेल, कि कौन सा जेनेटिक कोड है, उसमें ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इतना डेवलपमेंट 60s तक हो गया। नाउ बायोटेक्नोलॉजी इन 70s, हालांकि हम ट्रूली बायोटेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस का इनकॉर्पोरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी ब्रांचेस की कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कब कब डेवलप हुए, उसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जरूर पढ़ते हैं। Then in 1972, the DNA composition of human is shown to be 99% similar to that of chimps and gorillas. यानी ये जो मंकी ब्रीड है या एप्स है, चिम्प्स और गोरिल्लास हैं, उनसे हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या डीएनए कॉम्पोजिशन 99% सिमिलर होता है। चलिए इसी फैक्ट के साथ आपको एक ऐसा भी फैक्ट बता दूं कि कहते हैं कि हम 80% एज और गधे की जैसी हैं, वी आर सिमिलर टू एज और यू कैन से डोंकीज। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे एनिमल्स की समानता है, बट वी आर मोर सिमिलर टू चिम्प्स एंड गोरिल्लास। देन इन 1977 जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मेक ह्यूमन ग्रोथ प्रोटीन। जो हम लोगों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है ह्यूमन के लिए, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से डेवलप की जा सकती है। 1977 means biotechnological age is going on. In 1978, North Carolina scientists Hutchinson and Agel proved it is possible to introduce specific mutation at specific sites in DNA molecules. अब हम DNA molecules में, या कहना चाहिए क्रोमोसोम के ऊपर, एक स्पेसिफिक साइट पे म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। We can change. म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन चेंजेस इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और डीएनए और यूनिट्स ऑफ डीएनए लाइक न्यूक्लियोटाइड्स। 1979 द फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक शॉर्ट नोट की तरह से पढ़ेंगे, है ना। मोनोक्लोनल यानी एक जैसी एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होना, है ना। Now come to 80s, यानी बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट हुआ 1980s में। In 1980, the US Supreme Court approves the patenting of genetically engineered life forms. यानी 80 से पहले
यूएस की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है और इंडिया में ये सुप्रीम पावर भी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ के डिसीजन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो भी किए जाते हैं। लेकिन अब तक जो लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से जेनेटिकली इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल फॉर्म्स बना रहे थे उनको कहीं पेटेंटिंग का मतलब उनको रजिस्टर्ड करने की कोई भी फैसिलिटी अभी नहीं दी गई थी। लेकिन 1980s में पहली बार यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अब आप इसको पेटेंट करा सकते हैं जो चीज आप डेवलप कर रहे हैं। In 1980, similarly, the US patent for gene cloning is awarded to Boyer and Cohen. Boyer और कोहन को 1980 में इसके लिए नोबेल भी मिला कि उन्होंने जीन क्लोनिंग की। Then 1981, the North Carolina Biotechnology Center is created. तो ये पहली बार कैरोलिना में बायोटेक्नोलॉजी सेंटर क्रिएट हुआ, द फर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड रिसर्च सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन 1981, यानी इन द लेटर पीरियड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी आपसे बहुत दूर नहीं है ना। तो ये डेवलपमेंट यहाँ शुरू हुआ, लेकिन डेफिनेटली आप लोग नहीं पैदा हुए होंगे उस समय। देन इन 1981 द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट इज रिपोर्टेड, तो पहली बार रिपोर्ट किया गया। देन 1981 में ही फर्स्ट माइस टू बी सक्सेसफुली क्लोन, कोशिश की गई कि माइस को उसकी सेल से क्लोनिंग की जाए, है ना। तो क्लोन तो किया गया, लेकिन वो आगे कितने दिन जीवित रही, दैट वाज अ क्वेश्चन। देन 1982 ह्यूमुलिन, है ना, ह्यूमुलिन क्या है, इंसुलिन है जो कि ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन ड्रग है ना, उसको नाम दिया गया था ह्यूमुलिन, प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, है ना। तो फर्स्ट बायोटिक ड्रग अप्रूव्ड बाय एफडीए, ये पहली ड्रग थी ह्यूमन इंसुलिन जो कि एज ए ड्रग ह्यूमुलिन यूज की गई और इसको मेडिसिन के तौर पे दिया गया। देन इन 1983 द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज मेड। देन 1980 इन द सेम ईयर, मतलब इधर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। द फर्स्ट जेनेटिक मार्कर फॉर स्पेसिफिक इनहेरिटेड डिजीज आर फाउंड। जेनेटिक मार्कर का क्या मतलब होता है, ये भी आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट दूंगी मैं आपको। तो जेनेटिक मार्कर होती है कि हम अगर किसी जीनोम को डिस्क्लोज करें, है ना, तो डिस्क्लोज करने के बाद हमें ये पता है कि इस क्रोमोसोम पर ये जीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, तो उसके लिए स्पेसिफिक मार्कर बनाए जाते हैं जो ये लोकेट कर देते हैं कि यहाँ पर वो जीन है, तो इसको हम जेनेटिक मार्कर कहते हैं, और डिटेल में आपको बताऊंगी फिर लेटर ऑन। देन इन 1984 द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज डेवलप्ड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, फिंगरप्रिंटिंग आप सब जानती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे शॉर्ट नोट आता है। फिंगरप्रिंटिंग मतलब आपके फिंगर्स में स्पेसिफिक प्रिंट्स होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप कोई कलर या इंक लगा करके किसी पेपर पे करिए तो वो स्पेसिफिक प्रिंट्स दिखाई देते हैं, है ना। तो वो हर व्यक्ति के एक फिंगर से दूसरी फिंगर भी मैच नहीं करती, हर फिंगर में अलग अलग प्रिंट्स होते हैं। तो आप भी अगर अपने सारे प्रिंट्स देखें तो सब में अलग अलग डिजाइन होगा, है ना, जिसको चक्र कहते हैं हमारी हिंदी मैथोलॉजी में, तो ये प्रिंट्स कहलाते हैं। इसी तरह डीएनए भी, जिसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, हर व्यक्ति में ये अलग अलग होगा, है ना, मतलब स्पेसिफिकली फॉर वन ह्यूमन। जो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक ही जाइगोट से बनते हैं, जाइगोटिक ट्विंस होते हैं, उनमें कुछ समानता होगी 90-95%, लेकिन बाकी लोग में डिफरेंसेस होंगे, चाहे 1% हो चाहे 99% डिफरेंस हो। तो वो डिफरेंसेस शो करते हैं कि ये एक स्पेसिफिक डीएनए प्रिंटिंग है फिंगरप्रिंटिंग की तरह, तो इस टेक्निक का नाम फिंगरप्रिंटिंग दिया गया। तो ये पहली बार यूज हुई 1984 में, डेवलप की गई। देन 1984 में ही द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज डेवलप्ड। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन, ये ह्यूमन इंसुलिन जो डेवलप की गई थी, ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से की गई थी। उसी तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज डेवलप्ड इन 1984 fully in the lab. Then in 1986 the first biotech derived interferon drugs. इंटरफेरॉन हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स के लिए है ना, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सिंथेसाइज, यानी अगर हम इंटरफेरॉन ड्रग लेते यूज करते हैं तो हम लोग कैंसर जैसी बीमारी को भी
ट्रीट कर सकती हैं. Then in 1989 microorganisms are used to clean up the Exxon Valdez oil spills. So ये जो oil spills हैं उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप किए गए जो कि अगर ऑयल सरफेस पे आ जाए तो उसको हीट अपॉन कर लेते हैं. Then in 90s, now very close to you, in 1990 the first federally approved gene therapy treatment is performed successfully. अब जीन थेरेपी शुरू हो गई कि कैंसर के लिए भी जीन थेरेपी की जा सकती है, लेकिन पहली बार ये यूज किया गया 1990 में. Then in 1992 the structure of HIV is elucidated, है ना, रियल टाइमर HIV, मतलब इसको आइसोलेट किया गया मैकेनिकली और एलिसिडेट किया गया, डिस्क्राइब किया गया. HIV के लिए जो डिजीज होती है, वायरल डिजीज, ह्यूमन immunodeficiency virus. Then 1993 the FDA declares that genetically engineered foods are not inherently dangerous. पहले लोग कहते थे जो फूड बनाया जा रहा है या तैयार किया जाएगा वो डेंजरस हो सकता है, लेकिन FDA ने डिक्लेयर किया कि नहीं, उसको यूज किया जा सकता है, मतलब खाया जा सकता है. In 1994 the first breast cancer gene is discovered. Then 96 scientists clone identical lambs from early embryonic sheep. शीप के अर्ली एम्ब्रियो से आइडेंटिकल लैम्प्स को लैब में डेवलप किया गया, क्लोन किया गया. In 1998 साइंटिस्ट क्लोन 3 generations of mice from nuclei of adult ovarian cells, है ना, एडल्ट माइस की ओवरी सेल से 3 जनरेशन तक माइस को जो है क्लोन किया गया. Then 1998 embryonic stem cells are used to regenerate tissue and create disorders that mimic disease, है ना. तो अब ये देखिए क्या किया गया है. स्टेम सेल्स क्या होती है, यूजुअली जो चाइल्ड बॉर्न करता है उसमें स्टेम सेल्स होती हैं जो कि रिजेनरेशन पावर रखती हैं. हमारी बॉडी में भी स्टेम सेल्स होती हैं बोन मैरो में, यानी दे हैव रिजेनरेशन पावर सबसे ज्यादा, है ना. तो आर यूज टू रिजेनरेट टिश्यू, इनको यूज किया गया टिश्यू रिजेनरेशन के लिए, है ना. और इस तरह की एक डिसऑर्डर्स क्रिएट किए गए जो कि ऐसा शो करे कि डिजीज है ना, तो उनके लिए इन स्टेम सेल्स को यूज किया गया ताकि वो डिजीज को ट्रीट कर सके. देन इन 1998 सिमिलर ईयर, देखिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है अब इधर. द बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इज फाउंडेड बाय BIO एज एन इंडिपेंडेंट नेशनल, है ना, वो इस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इसको डेवलप किया गया, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट. देन इन 1999 द जेनेटिक कोड ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम इज डेसिफर्ड, यानी अब ह्यूमन क्रोमोसोम का जेनेटिक कोड क्लियर कर दिया गया. डेसिफर मींस क्लियर. नाउ कम टू वेरी क्लोज टू यू 2000 एंड बियॉन्ड. 2000 के बाद अब तक का ब्रीफ डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी. इन 2000 a rough draft of human genome is completed. Then in 2000 pigs are the next animal cloned by researchers to help to produce organs for human transplant. पिग्स को यूज किया गया. Then 2001 the sequence of human genome is published in Science and Nature. 2 साइंस और नेचर 2 बड़ी जर्नल्स हैं, पूरे वर्ल्ड के, US से पब्लिश होते हैं, और इनमें इसको पब्लिश किया गया. पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस इज अनवील्डेड, यानी उसके बारे में खुल गया सारा राज. 2002 scientists complete the sequence of pathogen of rice, a fungus that ruins enough rice to feed 60 million people, है ना. उसका भी सीक्वेंसिंग कर लिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इस पैथोजन का, जो वो फंगस का, पैथोजन फंगस है राइस के लिए, और वो पूरी राइस को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. Then 2003 Dolly the cloned sheep from 1997 is euthanized, यानी इसको 97 में स्टार्ट किया गया था और फुल शीप का डेवलपमेंट यानी क्लोन शीप बनाई गई, इसको नाम डॉली दिया गया. इसके बाद से बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं, जब हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो आपको मैं लूंगी. 2003 तक बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, और अब जो भी बहुत सारी मेडिसिन जो हम लोग कहते हैं 3rd जनरेशन मेडिसिन आ रही हैं, वो सब क्या है, दे आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड. और अब सबसे लेटेस्ट क्या है,
कोविड-19 के लिए वैक्सीन कौन कौन सी है? कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और बहुत सारी हैं जो यूएस कंपनीज ने बनाई, मेडोना है, देन रशिया से बनी स्पुतनिक है। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन दे आर ऑल डेवलपिंग थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले वैक्सीन बनती थी तो ऑर्गेनिजम्स पे उसका असर देखा जाता था, माइस पे, एप पे या और लोअर ऑर्गेनिजम्स में, और उसके बाद इनको मैमल्स में लाया जाता था, है ना, यानी ह्यूमन बींग्स में लाया जाता था स्पेसिफिकली, और उसमें टाइम लगता था, बरसों लग जाते थे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज ट्रायल में। लेकिन अब क्या है, इजीली इसको किया जा सकता है। सो आई थिंक आई हैव डेफिनेटली कंप्लीटेड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और थोड़ा अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। तो कल हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे और मैं यहीं से शुरू करूंगी बायोटेक्नोलॉजी की स्पेसिफिक ब्रांचेस को लेते हुए कि कौन कौन सी ब्रांचेस से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को रिलेट कर सकते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी you may write in the chat box. Or if possible, you may unmute yourself or raise your hand. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, एनी क्वेरी? आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल. If anyone has any query or question, you may write in the chat box. अनुराधा, किरण, शालू, आरती, अनुराधा तिवारी, आकांक्षा राय, अंशु गुप्ता, रिचा, शिखा सिंह, शालिनी सिंह, पूजा, प्रीति वर्मा. Okay, if no questions, we will continue the same topic of biotechnology tomorrow. Jai Hind.